हेलो, हाय, नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को श्रावण मास की संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज न गुड मॉर्निंग कहा, न गुड आफ्टरनून कहा, न गुड इवनिंग कहा, क्योंकि आप सभी को पता है कि 2023 की इस बरसात की वजह से कुछ परिवार हिमाचल प्रदेश में देवभूमि में ऐसे भी हो गए हैं जिनकी मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट्स में कुछ भी गुड नहीं रह गया है। लोगों की सालों की कमाई बरसात बहा ले गई। लोगों के व्यापारिक जो परिसर थे उन्हें नदियां बहा ले गई। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? कल की पोस्ट में मैंने आपसे यही डिस्कस किया था कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्यों 2023 की ये बारिश इतनी विनाशकारी रही, और देवभूमि हिमाचल में इस बरसात में होने वाले इतने नुकसान के पीछे आप क्या मानते हैं, ये क्या कारण है? हम कारण बहुत ज़्यादा हैं और मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद भी करती हूँ कि आप लोगों ने अपनी तरफ से राय दी है और आपने बताया है कि क्यों देवभूमि हिमाचल आज इस कगार पे है। पहले हम आपके विचारों को साझा करेंगे आपसे ही, और उसके बाद थोड़ा सा जो मैं समझ पाई हूँ अपने जीवन के इतने अनुभव से वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। कुछ ने कहा कि डेवलपमेंट यानी विकास की होड़ में जो है डिफॉरेस्टेशन हुई, नई नई इंडस्ट्रीज लगानी है, नए नए ऑफिसेस खोलने हैं, उसके लिए अंधाधुंध पेड़ काटे गए। 4 लेनिंग के चक्कर में भी बहुत ज़्यादा विनाश हुआ, पहाड़ियाँ काटी गई और आपका बहुत से पेड़ काट दिए गए। इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शंस, और इसमें केवल प्राइवेट यानी कि मकानों की बात ही नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जितने भी सरकारी भी बिल्डिंग्स हैं उनमें भी कई जगह बहुत इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शंस हुई हैं, जिसमें ना तो प्रॉपर चलने की व्यवस्था है या गाड़ी के चलने की व्यवस्था है, और ना ही प्रॉपर सीवरेज की व्यवस्था है। मानते हैं, हम इस बात को भी मानते हैं। फ्लैश फ्लड्स हुए या क्लाइमेटिक चेंजेस, तो अब आप क्लाइमेटिक चेंजेस के लिए क्या कहेंगे? क्लाइमेटिक चेंजेस तभी हुए जब हमने अपनी वसुंधरा के साथ खिलवाड़ किया। अनकंट्रोल्ड टूरिज्म एक्टिविटीज, नो डाउट ये भी एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से टूरिस्ट यहाँ पे आ रहा है हिमाचल में, क्या हमारे पास वो संसाधन हैं कि हम उन्हें यहाँ पर वो फैसिलिटीज़ दे पाएँ, या हम बस एक दूसरे की होड़ में ही, कि पैसा कमाने की होड़ में सिर्फ हम टूरिस्ट को वेलकम किए जा रहे हैं? ये मुझसे ज़्यादा आप सोचें कि क्या परिस्थिति है टूरिज्म के हिसाब से। हम लोग घूमने जाएं, पहाड़ियों पे देखें कितने बड़े बड़े पॉलीथीन्स के ढेर, बॉटल्स, खाली बॉटल्स, और उन बॉटल्स में ना सिर्फ पानी की, ना सिर्फ कोल्ड ड्रिंक की, शराब की बोतलें भी जो हैं वो, मतलब अगर मैं बोलूँ कि निशंग फेंक के जाते हैं। यहाँ पे कूड़े करकट का एक पहाड़ बनाने की कोशिश हो रही है पूरी की पूरी। सेकेंडली, कुछ एक ने ये राय दी है कि नदी नालों के रास्तों को रोकना, या कहूँ कि संकरा कर देना। जी, बहुत जगह हमने देखा कि नदियों के बिल्कुल नज़दीक जाकर जो है कंस्ट्रक्शन कर दी गई है, और मुझे कोई शर्म नहीं है ये कहने में कि मैंने कई जगह तो ऐसा भी देखा है कि टॉयलेट का पानी सीधा नदी में छोड़ा जा रहा है। नदी हमारे लिए माता स्वरूपा होती हैं। हम लोगों के हमारे हिंदुओं के जो धर्म ग्रंथ हैं उसमें नदी को जो है देवी का दर्जा दिया गया है, और हमारे लिए हमेशा ही पूजनीय रही हैं। चाहे आप गंगा मैया की बात करें, चाहे आप सतलुज मैया की बात करें, ब्यास कुंड से निकलती हुई ब्यास की बात करें, रावी की बात करें, आप जिस मर्जी नदी की बात करें, हमारे लिए सभी नदियाँ पूजनीय हैं। पहले तो लेकिन ऐसा था कि दिल्ली में यमुना जी का एग्जाम्पल दिया जाता था, पर हम ये भूल गए हैं कि गंगा मैया के अलावा और किसी को भी ये वरदान नहीं है कि वो सबके पाप धो दें। कभी ना कभी तो माँ भी बदला लेने के लिए
उतारू हो जाती हैं। तो नदियों ने मेरे हिसाब से इस बार वही किया है। आप देखिए नदी बह रही है, आपने उसकी जगह को करते 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 इतना संकरा कर दिया है। अरे कभी तो मतलब हमारे बुजुर्ग ये चीज़ बताते हैं कि नदियाँ अपनी जगह नहीं छोड़ती, वो अपनी जगह वापस लेने के लिए आती हैं। तो इस बार शायद वही हुआ है। कॉलोनीज बनाई गई हैं, ना तो उसमें प्रॉपर आपका फैसिलिटी दी गई है, ना ही उसमें प्रॉपर सीवरेज सिस्टम। और पानी जितना भी रिसाव करेगा, आप जितना मर्जी सीमेंट लगा लीजिए, जितना मर्जी सरिया लगा लीजिए, यदि वो कंटिन्यू पानी के कांटेक्ट में है तो वो बुर जाएगा और उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये मैं थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट पे बात कर रही हूँ। आपने कभी भी देखना, एक सीमेंट का बैग लीजिए, आप उसे यूज़ मत कीजिए, उसे आप पानी के ड्रम में रख दीजिए, या ऐसे ही उसे मतलब जैसे बोलते हैं ना मॉइस्चर उसमें एडअप होते रहने दीजिए। जैसे जैसे मॉइस्चर एडअप होता रहेगा, आप देखेंगे एक ऐसा लेवल आ जाएगा कि उस सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है वो एकदम शून्य पे आ जाएगी। पानी जो है वो इतनी ज़्यादा मार करता है। और स्टील को भी आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं। हम लोग क्यों जो कंक्रीटिंग है वो क्यों करते हैं स्टील के इधर उधर, ताकि स्टील उसमें पानी लगने से बचा सके और उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को बरकरार रख सके। लेकिन अगर पानी लगता रहेगा तो ही। थर्डली, हमारे पहाड़ों में अब उतनी ज़्यादा रिजिडिटी नहीं रह गई है। 4 लेनिंग का काम हो रहा है, जगह जगह हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, टनल्स बन रही हैं। बहुत बहुत मतलब विकास के नाम पे हम लोग इतने अंधे हो चुके हैं। ना सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स की मैं बात करूंगी, लेकिन घर में भी अगर हम लोग घर बना रहे हैं तो एक ऐसा कंपटीशन होता है कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। सरल शब्दों में कहूंगी कि उसका मकान मेरे मकान से ऊंचा कैसे। कई जगह ऐसा हुआ है 2-2 मंजिल के नक्शे पास करवाए जाते हैं। अल्टीमेटली उस 2 मंजिल में लालच भरता जाता है, उसको 5 मंजिल चढ़ा दिया जाता है विदाउट एनी कंसिडरेशन टू द मटेरियल, कि उसकी फाउंडेशन में कितने स्टील की ज़रूरत थी या उसको स्ट्रेंथन करने के लिए कितने मटेरियल की ज़रूरत थी, पर वो 5 मंजिल कर दिया जाता है। उससे क्या होता है, ज़मीन जो तैयार की गई थी 2 मंजिल का भार उठाने के लिए, उसके ऊपर आपने 5 मंजिल का भार डाल दिया, तो ज़मीन कमज़ोर तो पड़ेगी ना। ये एक सरल शब्दों में मैं आपको समझा रही हूँ। टेक्निकली तो इसमें बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं, लेकिन अगर आप और कुछ भी नहीं करते, आपने अपना सीवेज सिस्टम भी बिल्कुल ठीक रखा है, आपने ड्रेनेज सिस्टम भी बिल्कुल ठीक रखा है, पानी की प्रॉपर निकासी हो रही है, आपकी लैंड बिल्कुल सूखी हुई है, आपने रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स भी लगाए हुए हैं। रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स एक लेवल तक रिटेन कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने 2 मंजिल की जगह 2 से ज़्यादा बनाई तो वो अल्टीमेटली सॉइल स्ट्रेंथ को जो है वो डिक्रीज करेगी और आपकी बिल्डिंग खतरे में पड़ जाएगी। तो विकास के नाम पे ये अंधी होड़ को जो है आप छोड़ दें। विकास के नाम पे जो है इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शंस को छोड़ दें। और एक चीज़, डिफॉरेस्टेशन कौन कर रहा है, इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन कौन कर रहा है, क्लाइमेटिक चेंजेस, आग कौन लगा रहा है। आग से हम लोग जंगल जला भी रहे हैं, नई घास के लिए हम जंगल जला रहे हैं। अनकंट्रोल टूरिज्म में सबसे ज़्यादा गलती किसकी है? नदी नालों में मकान कौन बना रहा है? एक ही व्यक्ति, मतलब एक ही व्यक्ति नहीं, बट एक ही शब्द है इसके लिए मेरे पास, इंसान, मनुष्य। तो कहीं ना कहीं हम सभी इसके लिए जो है जिम्मेवार हैं, क्योंकि हम लोग एक तो गलत को गलत बोलने की जो है वो हिम्मत नहीं करते हैं। आधुनिकता के नाम पे हम लोग निरंतर प्रदूषण फैला रहे हैं, और जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका नियोजन न करके हम उसका दोहन कर रहे हैं। एक चीज़ हमें पता है कि 10 साल में बनेगी, और 10 साल में बनने के बाद हम उसे यूज़ कर पाएंगे, लेकिन हमें वो पेशेंस नहीं रह गई है। हमें सब कुछ अभी चाहिए। हम इस वाली चीज़ पे भी आ रहे हैं, तो ये भी एक बहुत गलत स्ट्रैटेजी है। एक और लास्ट बात जो मैं समझ पाई हूँ अपने इतने साल के अनुभव से,
हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ पर हर एक वृक्ष, हर एक पत्थर, हर एक पेड़ में जो है हम देवी देवताओं का वास मानते हैं। कोई हमारी नदियाँ हैं, नाले हैं, बावड़ियाँ हैं। पहले ऐसा हुआ करता था कि बावड़ियों में जाके भी जल देवता की पूजा की जाती थी। मैंने जो सुना है, ख्वाजा पूजा जाता था, सफाई की जाती थी, वहाँ पे प्रॉपर कढ़ाई बनाई जाती थी और सब गांव के लोग मिलके वहाँ पे इकट्ठे होके पूजा अर्चना करते थे। लेकिन अब क्या हो गया हुआ है कि मंदिरों तक को हमने टूरिस्ट स्पॉट बना लिया हुआ है। लोग आते हैं, हनीमून कपल्स आते हैं और वो लोग बिल्कुल भी जो है वो, मैं नहीं बोल सकती कि क्या, आपके साथ अपना एक अनुभव शेयर करती हूँ। हम लोग की शादी को शायद 1 साल हुआ था, मेरा और हस्बैंड का, और हमारे फादर इन लॉ हमें केदारनाथ बद्रीनाथ धाम यात्रा पे ले जा रहे थे। तो ले जाने से पहले उन्होंने हमें बिठाया और हमें एक चीज़ कही थी कि हम लोग घूमने नहीं जा रहे हैं, हम लोग घूमने नहीं जा रहे हैं, हम लोग यात्रा करने जा रहे हैं और आप लोगों ने ब्रह्मचर्य का पालन करना है। बहुत छोटी सी बात है, संस्कार की बात है। उन्होंने हमें बोला और हम लोगों ने उस चीज़ को बिल्कुल माना और हम लोग यात्रा करके आए। लेकिन वहाँ पर केदारनाथ धाम में हमने क्या क्या देखा, मतलब कोई सर्टिफिकेट्स देने होते कि हाँ आप लोग पति पत्नी हैं, बिल्कुल ऐसे आप एक दूसरे में झूमते झुमाते चले हैं। आप प्रभु के दर्शन को जा रहे हैं, आप उनका सिमरन करते जाएं तो आप उस पुण्य को और भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं कई गुना। लेकिन नहीं, और उसके कुछ साल बाद ही जो है केदारनाथ धाम में हमने वो त्रासदी सुनी। अभी भी अगर मैं हिमाचल की भी बात करूं तो हिमाचल में भी हमारे यहाँ पे लेवल ऐसा हो गया हुआ है कि लोकल्स के लिए निकलना काफ़ी हद तक कई बार मुश्किल हो जाता है जब टूरिस्ट सीज़न होता है। ऊपर से फिर जो झगड़े होते हैं, हमें हमारे ही घर में जो है वो दब के रहना पड़ता है। तो उसके लिए एक गुजारिश है कि कुछ ऐसा प्लानिंग की जाए कि यहाँ पे जो आए वो थोड़ी से ढंग से रहें। एटलीस्ट मंदिरों में, हमारे धार्मिक स्थलों पे जाके जो है एक तमीज़ से रहें और वहाँ पर जितने भी हमारे हैं नियम उनको फॉलो करें, क्योंकि हिमाचल देवभूमि है और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ आप मंदिरों में, यहाँ पे स्थानीय देवताओं का भी बहुत ज़्यादा मान सम्मान है और उनका बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी एक चीज़ है, ये भी एक कारण है जिस वजह से जो है प्रकृति ने हमें इतना रुद्र रूप दिखाया है। तो रही बात टूरिस्ट की कि वो इन चीज़ों को मानते नहीं मानते, वो हम नहीं कर सकते, पर एटलीस्ट हम लोग जो है इन चीज़ों को माने। और आप में से जितने भी हैं आगे जब भी कंस्ट्रक्शन करें तो प्लीज़ टाइल कौन सी लगानी है, मार्बल कौन सा लगाना है या पेंट कौन सा करना है, उससे ज़्यादा उस चीज़ पे ध्यान दें कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल अच्छा हो और डिज़ाइन के हिसाब से ही करें। और अगर आपका कहीं पर भी ऐसी मंशा है कि डिज़ाइन से बाहर आपने करना है, आपने एक आध स्टोरी बढ़ानी है, तो प्लीज़ आप पहले ही टेक्निकली जो है अपने इंजीनियर को या आर्किटेक्ट को ये चीज़ बताएं ताकि उसको ध्यान में रखते हुए वो उतनी गुंजाइश लेकर चलें। उम्मीद करती हूँ भोलेनाथ शिव शंकर अब जो है इस धरती पे या ख़ास करके हमारे हिमाचल प्रदेश पे जो है अपनी कृपा बरसाएंगे और अब हमें ऐसा कुछ देखना सुनना नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमारे नज़दीक में ही अगर हम गए तो सोलन के हमारे शांति में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया हुआ है। पैसा उस नुकसान को नहीं भर पाएगा, क्योंकि जिस स्थिति में रहते हुए एक व्यक्ति अपने मकान को सिरे चढ़ाता है वो वही जानता है, वो उसका परिवार जानता है। लेकिन फिर भी हम लोगों की संवेदनाएं हैं उनके साथ, हम लोगों का पूरा सहयोग है उनके साथ और हम यही चाहते हैं कि वो अपने इस दुख से इस उम्मीद के साथ उभरें कि कम से कम ऐसा हो सकता है कि कोई बड़ा कष्ट था जो वो छोटे कष्ट में निपट गया। अगर परिवार के सभी जन सही हैं तो चीज़ें तो शायद बन जाती हैं। और इसी के साथ
इस उम्मीद के साथ कि अब इसके बाद हमें और कुछ हिमाचल में किसी और ऐसे प्राकृतिक नुकसान के बारे में नहीं सुनना पड़ेगा, और हम लोग अपने आप में ये कोशिश करेंगे कि हम लोग ऐसा कुछ ना करें जिससे प्रकृति का दोहन हो, जिससे प्रकृति किसी भी प्रकार से रुष्ट हो और हमें दोबारा से ऐसी कोई त्रासदी से गुजरना पड़े। इस उम्मीद के साथ कि अब इसके बाद हम दोबारा उसी खूबसूरत हिमाचल की ओर चलेंगे। आप सभी का अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।